So today's topic is cloud and big data. Also, we will discuss predictive analysis. Okay. So under this topic, we will discuss what is cloud. We all already discussed big data in very detail. But today we have to discuss why a cloud and big data both terms many times put on the same place. Why we are using both terms uh, frequently, cloud and big data. So what is the relation between in the both of the terms, and what is the difference in both of the terms? And also we'll discuss predictive analysis. So that is the topic of our second units: big data analytics, cloud and big data, and also we'll discuss predictive analysis. So first of all, we will have to understand what is big data in cloud. What is big data in cloud? But before of that, we will discuss that what is big data. We know very well that what is big data. So in general, if we discuss what is big data, so what we will say, big data refers to data that would typically be too expensive to store, manage and analyze using traditional relational database system. So big data हम उसको बोलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जिसको मैनेज करना ट्रेडिशनल मैकेनिज्म से इम्पॉसिबल है या बहुत डिफिकल्ट है. इसको मैनेज करना और एनालाइज करना ट्रेडिशनल मैकेनिज्म से इम्पॉसिबल है या डिफिकल्ट है. और ट्रेडिशनल मैकेनिज्म हमारे पास कौन से हैं? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा माइनिंग सिस्टम. सो ये सारे सिस्टम को हम यदि अडॉप्ट करें, इनमें से किसी भी सिस्टम को अडॉप्ट करें, और यदि हम बिग डेटा को एनालाइज नहीं, किसी डेटा को हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस डेटा को हम बोलेंगे बिग डेटा. केवल अमाउंट ज्यादा होना डेटा का बिग डेटा नहीं होगा, है ना. सो डेटा जब कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम टिपिकल मैकेनिज्म से हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको बिग डेटा बोलते हैं. अब यहाँ पर क्लाउड का रोल क्या है? The cloud can help you process and analyze your big data faster, leading to insight that can improve your products and business. So cloud can help you to store the data and manage also. अब यहाँ पर क्लाउड कहाँ से आया, क्लाउड कैसे मैनेज करेगा? तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कि क्या पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बिग डेटा पर ओरिएंटेड है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बिग डेटा में बात कर रहे हैं क्लाउड की, तो हमारा जो डिस्कशन जो है वो बिग डेटा एंड क्लाउड ओरिएंटेड है. बट बिफोर डिस्कसिंग दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, और क्लाउड कंप्यूटिंग के किस पार्ट को यूज कर हम बिग डेटा को मैनेज करते हैं. ऐसा कौन सा पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का जिसमें हम बिग डेटा को यूज करते हैं? So this is the typical architecture of cloud computing, in which in this we have three kind of services: application based services, platform based services and infrastructure based services. And technically and traditionally we use the term PaaS, IaaS and PaaS एंड IaaS करके तीन हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजी होती है, जिसमें एक सर्विस होती है आपकी जिसमें आपको एप्लीकेशंस एज सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एक में प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक में इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया जाता है. तो ये जो आपका एप्लीकेशन है ये बेसिकली SaaS कहलाती है, SaaS. ये आपका कहलाता है PaaS और ये कहलाता है IaaS. तो यहाँ पर जो आपका सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, ये वाला जो पार्ट है वो आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है. पर यदि किसी को ये भी नहीं पता कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो उसको भी हम एक स्टेप पीछे जाके डिस्कस कर लेते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि दो टर्म्स हैं, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग. क्लाउड का मतलब होता है बादल, और कंप्यूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटेशनल, कुछ एनालिसिस करना, कैलकुलेशंस करना, मतलब कुछ फॉर्मुलेशन करना, कुछ इंटेलिजेंस माइंड लगाना, कुछ स्मार्ट माइंड लगाना कंप्यूटर के यूज करके. यहाँ पर क्लाउड टर्म क्यों यूज किया गया? क्लाउड टर्म इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर डेटा को मैनेज करने का जो तरीका है, या सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो वे है, वो कुछ क्लाउड जैसा है.
क्लाउड जैसा कैसा कि जैसे कि अभी बारिश का सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, तो आप देखते होंगे कि आपको ऊपर बादल दिख रहे होता है आकाश में, और कुछ देर बाद बारिश होगी और कभी कभी बारिश नहीं भी होती। तो वो बादल यदि ऊपर है तो कहीं तो बारिश किए होंगे। तो पता चला कि हम जो थे अयोध्या बाईपास रोड पर थे, यहाँ पर बारिश हमें बादल दिख रहे हैं, और बट बारिश कहाँ पर होगी? करौद पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर हमको क्लाउड्स दिख रहे हैं और वहां से बारिश हुई, तो बारिश हमको लग रहा है क्लाउड्स हमारे जस्ट ऊपर है, बारिश हो रही है, करौद पर ही बारिश हो रही है और अयोध्या बाईपास पर भी बारिश हो रही है। हमको लगता है कि ऊपर जो क्लाउड्स हैं ये हमारे ऊपर ही बारिश कर रहे हैं, और जो करौद पर हमको लगता है कि नहीं हमारे ऊपर बारिश कर रहे हैं। मतलब वो जो है वो कॉमन एंटिटी है। सबको ऐसा लगता है कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस बेसिकली क्लाउड्स क्या है, आपको सर्विस एज अ वाटर सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वहां से पानी बरस रहा है वही तुम्हारे यूज में आ रहा है, तो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं क्लाउड्स, वो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए ही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी क्या करता है कि ऐसी सेंट्रलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आपको ऐसा फील होता है कि वो जो सर्विसेज हैं वो केवल हमारे लिए हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जीमेल। आपको सभी को पता है कि हम जब जीमेल अकाउंट यूज करते हैं तो जीमेल हमको 10 GB ऑफ स्पेस प्रोवाइड करता है। हमारे गूगल डॉक्स में डॉक्यूमेंट रखने के लिए, इमेजेस रखने के लिए, आपकी ईमेल्स के लिए, या आपके जितने अटैच डॉक्यूमेंट होते हैं उन सब के लिए आपको 10 GB ऑफ स्पेस देता है। यदि हम ये मान लें कि गूगल के 50,000 यूजर हैं, सिंपली हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, if we consider Google have 50,000 of users, now multiply 50,000 multiply 10 GB, आप देखोगे 50,000 GB होता है, 50,000 GB। 50,000 GB को जब टीवी में कन्वर्ट करोगे तो टीवी के ऊपर चला जाएगा, मेटा और टेरा पे चला जाएगा। अब आप रियलाइज करो कि केवल 50,000 कस्टमर्स की बात की हमने, क्या 50,000 कस्टमर्स हैं जीमेल के पूरे वर्ल्ड में? नहीं, लाखों करोड़ों हैं, और वो 10 GB स्पेस हर एक को प्रोवाइड कर रहा है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टीबी हम मेटाबाइट में चले जाते हैं, टेराबाइट से हम मेटाबाइट में चले जाते हैं। और जब हम वहां पर वाकई में रियलाइज करते हैं तो हम ये सोचेंगे कि क्या गूगल के पास इतना स्टोरेज है कि वो इतने सारे डेटा को मैनेज करता है, सबको उसने 10 GB प्रोवाइड कर दिया। तो जब आप इसकी डेप्थ में जाओगे, जब स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा रियलिटी ऐसी नहीं है, ये वर्चुअलिटी है कि आपको 10 GB प्रोवाइड किया। क्योंकि आप यदि 50,000 यूजर्स हैं यहाँ पर, तो 50,000 में से अबाउट 20,000 कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि जीमेल अकाउंट यूज ही नहीं करते। 10 GB छोड़िए, वो 1 GB भी यूज नहीं करते हैं, उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया और छोड़ दिया, भूल गए पासवर्ड। तो उनको 10 GB यदि उसने अलॉट कर दिया तो उसका वो 10 GB तो स्पेस मेमोरी में खराब हो जाएगा। ऐसे 20,000 यदि यूजर्स होंगे तो 20,000 मल्टीप्लाई 10 GB, सोचो कितना सारा स्पेस गूगल का खराब हो जाएगा, कितना सारा स्टोरेज उसका वेस्टेज में पड़ा रहेगा, जहां पर कि आपका डेटा जो है वो यूज ही नहीं हो रहा है, जहां पर कि आपका डेटा यूज ही नहीं हो रहा है। तो इन सच काइंड ऑफ केसेस वो क्या करता है, एक वर्चुअलिटी क्रिएट करता है, वो एक वर्चुअलिटी क्रिएट कर देता है। और उस वर्चुअलिटी में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास 10 GB ऑफ स्पेस है, लेकिन आपके पास 10 GB ऑफ स्पेस ना होकर आपके पास बेसिकली कोई स्पेस नहीं है, लेकिन उसने आपको एक वर्चुअलिटी प्रोवाइड किया, आपके पास 10 GB ऑफ स्पेस है। जैसे जैसे आप स्पेस यूज करते जाते हो आपका स्पेस बढ़ता जाता है। सपोज स्टार्टिंग में उसने आपको 2 GB अलॉट किया, हर एक कस्टमर को 2 GB अलॉट किया, आपने 2 GB रीच करने वाले हैं, 1 GB आपका ऊपर हो गया, 1.5 GB आपने यूज कर लिया, आपका 500 MB बचा हुआ है, वो आपके अकाउंट में, वर्चुअल अकाउंट में 2 GB और ऐड कर देगा। तो जैसे जैसे कस्टमर्स यूज करते जाते हैं वैसे वैसे आपके लिए वो उतना स्पेस अलॉट करता जाता है, और आपको रियलाइज होता है कि हमारे लिए 10 GB रिजर्व है। तो ये क्या है, एक सेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, तो गूगल का क्लाउड है। ये बात कर रहे थे हम यहाँ पर एप्लीकेशन एज सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज का मतलब क्या होगा?
प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज का मतलब है, सॉरी अभी हम बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, क्योंकि आप जो है वहां पर गूगल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो और आप स्टोरेज यूज कर रहे हो। प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज का एक और एग्जांपल है कि आपको अपने सिस्टम में आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ता है, कभी सोलारिस करना है। आप कहीं पर जॉब करते हो, आपको 3 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मशीन में यूज करना है, तो पॉसिबल नहीं है, या फिर आपको पार्टीशन करने पड़ेंगे। आप रीबूट करोगे, रीबूट करने के बाद फिर से आप यूज करोगे, मुझे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना है, फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर सकते, इसकी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज करते हैं। तो उस केस में आप यूज कर सकते हो प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, जहां पर कि केवल जैसे आप ब्राउजर पर एक ब्राउजर से एक टैब से दूसरे टैब पर जाते हो ना, इस तरह से आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी यूज कर सकते हो। यदि आपने प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में ऑपरेटिंग सिस्टम्स ले रखे हैं, तो सर्वर जो है आपको विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स ब्राउजर्स के ऊपर एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। ये प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज होता है। एप्लीकेशन एज सर्विसेज का मतलब है सपोज एप्लीकेशन एज सर्विसेज हम हर कभी यूज कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग बैंक के एप्लीकेशन यूज करते हो, या मेरा एक बिजनेस है और उसका जो एप्लीकेशन है, मैं सेल फोन पे उसकी पूरी पर डे की एंट्री करता हूँ। मेरा कितना इन्वेंट्री हुआ, कितना मैंने अर्निंग किया, कितना मैंने एक्सपेंस किया, कितना मेरा सेल्स मेरी कितनी हुई, कितने मैंने डिस्काउंट दिए, वो सारी एंट्री होती भी है। आप डी मार्ट चले जाइए, विशाल मेगा मार्ट चले जाइए, आप डीबी चले जाइए, तो वहाँ जो एंट्रीज हो रही होती है वो कंप्यूटर में होती ही हैं कि कितने लोग आए, कितने लोगों ने क्या सामान लिया, कितना अर्निंग हुआ, सारा हो रहा होता है। अब उसका जो ऑनर है वो सारा का सारा डेटा मोबाइल पर देखना चाहता है, तो सेम एप्लीकेशन आपके सेल फोन पर भी एक्सेस हो रही है, तो सेम एप्लीकेशन आपके सेल फोन पर भी एक्सेस हो रही है। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होगा, मैं आपको कंप्यूटर से अलग एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ओला यूज करते हो, आप लोग उबर यूज करते हो, ये क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज है। कि हमने यदि हमारे घर से लेके स्टेशन तक के लिए यदि एक कैब बुक कर ली, तो उतने टाइम के लिए वो कैब हमारी है। यदि हम बोलेंगे एसी ऑन करो तो वो एसी ऑन करेगा, हम बोलेंगे म्यूजिक ऑन करो तो वो म्यूजिक ऑन करेगा। क्लियर, हमने बोला कि यहाँ से गाड़ी टर्न करो तो वहां से गाड़ी भी टर्न करेगा। बस वो आपका उस उतना ड्यूरेशन में वो गाड़ी आपकी है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका है, बस आपको उसका पे करना होगा। यदि आप डिफरेंट रूट से लेके जाएंगे तो डिफरेंट रूट का जितना बिल होगा वो आपको पे करना होगा। सिमिलरली आजकल आप कंप्यूटर्स भी रेंट पर ले सकते हो। आपको एक लेबोरेटरी चाहिए, कंप्यूटर लेबोरेटरी चाहिए भोपाल के अंदर, आपने रेंट पे ले ली। रेंट पे कैसे ले ली, आपने क्या किया, जो टीसीएस का एक आयोन करके सेंटर है, वहां पर आपने कुछ सिस्टम रिजर्व कर लिए टीसीएस से टाइप करके कि मुझे रिसर्च लेबोरेटरी चाहिए और आपके इतने कंप्यूटर्स में यूज करूंगा, वहां पर मुझे एक ब्लॉक चाहिए। आपसे वो उसका चार्ज लेगा और आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा। आप हैदराबाद चले जाइए तो हैदराबाद के आयोन में वो सर्विस आपको मिल जाएगी। आप पुणे चले जाएगी तो पुणे के आयोन में आपको वो सर्विस मिल जाएगी। डेटा आपका क्लाउड के ऊपर है, प्लेटफॉर्म आप जो है वो क्लाउड का यूज कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको टाटा ने दे दिया है रिमोटली। तो आप कहीं भी कोई सी भी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो, कैसा भी डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसमें से हम जो यूज करने वाले हैं वो हमारा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में बिग डेटा यूज होता है। बिग डेटा क्लाउड की इस सर्विस का यूज करता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस का। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाई द क्लाउड द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बिग डेटा। क्यों क्लाउड बिग डेटा के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्यों हम बार बार इन दोनों टर्म्स को साथ में यूज कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स, so which kind of facilities cloud computing offer in the area of big data? Access to data storage. Yes, it will provide the access to data by the use of data centers, by data centers processing. Yes, it use smart mechanism to manage the data, to process the data. It use the artificial intelligence, as we discussed, in different open source tools of big data. Many of the tools are used to manage the data of data center.
and analytics on a more scalable, flexible, and cost effective. Yes, uh, we discuss Hadoop, and thereafter we discuss uh, MongoDB, Spark. तो जब हमने MongoDB और Spark डिस्कस किया तो हमने ये देखा है कि वो स्केलेबल थे और फ्लेक्सिबल थे और वो कॉस्ट इफेक्टिव थे। किससे? Hadoop से। मतलब ट्रेडिशनल मैकेनिज्म से तो ज्यादा मोर इफेक्टिव होंगे ना। तो वो कहाँ पर हो रहा है? बिग डेटा में हो रहा है। तो वो कहाँ पर काम कर रहे हैं? वो क्लाउड पर काम कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। HDFS हमने बोला तो HDFS का मतलब डिफरेंट सर्वर्स में डेटा हमारा जा रहा है, डिफरेंट नोड्स में जा रहा है। तो डिफरेंट नोड्स क्या हैं? वो डिफरेंट डेटा सेंटर्स हो सकते हैं या डिफरेंट सर्वर्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट क्लाउड्स हो सकता है। And even secure bases that can be achieved with an on-premise deployment. Yes, आपको मैंने बोला कि आप हैदराबाद जाइए, आपको सर्विसेज मिलेंगी। आप पुणे जाइए, वहां भी सर्विसेज मिलेंगी, भोपाल में भी सर्विसेज मिलेंगी। आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी, फुल रिलायबिलिटी एंड विथ कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज आपको ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करेगा हर जगह पर। तो जब हमको इतना सब कुछ मिल रहा है कि हमको हर जगह लैपटॉप लेके नहीं जाना है, हम पूरी कंट्री में ट्रेवल करते हैं, हमको हमारा सर्वर लेकर ट्रांसफर नहीं करना है, हमको हमारी फाइल्स लेके नहीं जानी है, हमको केवल हमारे क्रेडेंशियल्स चाहिए, हमारा पासवर्ड चाहिए, हमारा आईडी चाहिए। बस पासवर्ड आईडी यदि हमको याद है तो हम कहीं भी जाएंगे, सर्विसेज को बोरो करेंगे, हम लैपटॉप को बोरो करेंगे, कहीं से रेंट पे सर्विस को बोरो करेंगे, उस कंप्यूटर में हमारा लॉगिन करेंगे। जैसा आपको अपने लैपटॉप पर जो आपको विजिबिलिटी दिख रहा है, जो आपके पास फाइल्स हैं, तो सारी फाइल्स आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जितनी फाइल्स हैं, आपकी जितनी इमेजेस हैं, सारा का सारा डेटा आपके क्लाउड पर होगा। आप जो एप्लीकेशन यूज करते हो अपने सिस्टम पर, टैली यूज कर रहे हो या आपकी अदर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, इवन आप कोई गेम खेलते हो, वो गेम वहां पर, तो सारा का सारा जो है आपका क्लाउड पर है। तो और वो डेटा आप कहीं से एक्सेस कर सकते हो। तो कितना फ्लेक्सिबल है ये सारा का सारा? क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपका डेटा जैसा बहुत से लोगों का डेटा है एक जगह पर स्टोर है, तो बिग डेटा हो गया, कॉम्प्लेक्स है, और अब वहां पर आप कहीं भी उसको एक्सेस कर पा रहे हो, आपको सर्विस मिल रही है, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये क्या है? ये क्लाउड है। ठीक। सो ये क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा के थ्रू ही हो सकता है, और फ्यूचर में ये होने वाला है। आप कैंपस सिलेक्शन होगा, आपने पुणे में जाके ज्वाइन किया TCS, 3 साल के बाद आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपका ट्रांसफर किया गया US, 2 साल के प्रोजेक्ट पर आप US चले गए। तो आप क्या करोगे? आपका जितना डेटा है, आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, या आपका जितना डेटा है, जो लाइब्रेरी आपकी है, जो फाइल्स है, आप क्या करोगे? उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लेके जाओगे, और वो डेटा आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में नहीं आया तो क्या करोगे? अपना लैपटॉप आप लेके जाओगे? नहीं, लैपटॉप आपको वहां पर मिलेगा, डेटा आपका क्लाउड पर होगा। आपको केवल अपना सामान लेके जाना है, अपने कपड़े, अपना ड्रेस, अपना जो मटेरियल है यूज करने का वो लेके जाना है। ऑफिस से रिलेटेड ना तो आपको फाइल लेके जाने की जरूरत है, ना ही आपको लैपटॉप लेके जाने की जरूरत है, ना ही कोई आपको पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके जाने की जरूरत है। सारा डेटा क्लाउड पर होगा और सर्विसेज आपकी क्लाउड प्रोवाइड कर देगा। So these are the facilities offered by the cloud computing under big data. These characteristics are essential for customers when data volumes are growing exponentially to make storage and processing resources available as needed, as well as to get value from that data. Yes, सब कुछ वही है जो हमने डिस्कस किया। ये सब कुछ वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। कंटिन्यूसली डेटा का जो वॉल्यूम है वो ग्रो कर रहा है, और हम कस्टमर्स को बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अभी हम बोलते थे कि हम जहां भी देखते हैं हमको प्रोग्रामिंग दिखाई देती है, हम जहां भी देखते हैं हमको सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं, सारा का सारा हर जगह कंप्यूटराइजेशन हो चुका है। वैसे ही आज हम बोल सकते हैं कि हर जगह क्लाउड कंप्यूटिंग है, हर जगह बिग डेटा है। कैसे? आप ओला बुक करिए, एक सेंट्रलाइज सर्विस होती है जो ओला को मॉनिटर कर रही होती है पूरी कंट्री के, ओला सर्विसेज को। उबर बुक करिए, इवन आप खाना बुक करते हैं तो वहां पर आप उबर से, जोमेटो से या स्विगी से आप जब फूड ऑर्डर करते हो तो आपका ऑर्डर उस पर्टिकुलर पर जाने के पहले सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, मतलब उसी क्लाउड पर रिक्वेस्ट जाती है। क्लाउड इस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को वो सर्विस ट्रांसफर करता है।
इसके बाद जब वहां से डिलीवरी बॉय निकलता है तो आपके घर तक आने के लिए वो क्लाउड यूज करता है। वो क्लाउड कौन सा है? गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड के थ्रू वो जीपीएस ट्रैक करके आपके घर तक आता है। आपने पेमेंट किया जीपे पर, तो जीपे का जो पेमेंट है वो भी तो क्लाउड पर ही हो रहा है, क्योंकि जीपे का सर्वर आपका डेटा क्लाउड पर गया और उसने जो है उस पर्टिकुलर के मोबाइल पर वो अमाउंट रिफ्लेक्ट किया, बाकी डेटा क्लाउड के ऊपर है। यहाँ कोई सर्वर का रोल नहीं है, यहाँ पर कोई हार्ड डिस्क का रोल नहीं है, यहाँ सारा का सारा बिग डेटा, डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा का रोल, सारा का सारा। और छोटा सा एग्जांपल है, आप लोग जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो आपको वो पर्टिकुलर उबर, जोमेटो या स्विगी आपको ऑफर देता है 40% डिस्काउंट का, क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली ऑर्डर कर रहे हो। तो ये कैसे कर पाता है? आपके डेटा को एनालाइज करके, आपके फूड या फूडी हैबिट्स को एनालाइज करके। The next question is big data and cloud computing, the roles and relationship. तो हम इनके रोल को कैसे डिस्कस करें? क्या हम इनको डिफरेंशिएट करें या इनके रिलेशन को समझें? तो पहले हम इनके रिलेशन को समझ लेते हैं, फिर इनके डिफरेंस को समझेंगे कि क्या बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग अलग अलग है? यस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ना तो इनका कोई कंपेयर है और ना ही कोई इनका कंपेरेटिव स्टडी है, बट दोनों को समझना जरूरी है। ओके, रोल क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। सो big data and cloud computing, the roles and relationship. Many public cloud services performing big data analytics. Many public cloud services performing big data analytics. Yes, big data जो आपकी cloud services हैं, cloud services में हमने डिस्कस किया प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, या हम बात करें सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। जब ये सेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मतलब ये थाउजेंड ऑफ यूजर्स, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स को एक साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा बहुत सारा है, तो उस डेटा को मैनेज कैसे करेंगे? बिग डेटा एनालिटिक्स को मैनेज करेंगे। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज becoming increasingly popular, keeping up to date with cloud infrastructure, best practices, and the types of data that can be stored in large quantities is crucial. सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज का मतलब आप समझिए, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अपने लैपटॉप पर यूज करते हो, तो आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हो, बट यू डोंट वांट टू यूज दैट सर्विसेज ऑन योर पर्टिकुलर सिस्टम, you want to use that services on your रिमोट कंप्यूटर। मतलब कभी भी आप, यदि आप साइबर कैफे में बैठे हैं, तब भी आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेस कर पाए। आपके पास नया लैपटॉप है, उसमें भी आपको बिना डिप्लॉयमेंट के, बिना इंस्टॉलेशन के आप यूज कर पाए, अपने सेल फोन में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज कर पाए। हाँ, ये सर्विसेज आपको मिलती हैं। इस तरह की सर्विस यदि आपको देखनी है, आपने गूगल डॉक्स देखा होगा, गूगल डॉक्स में वर्ड भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, एक्सेल भी होता है, सब कुछ है वहां पर। तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। हमारे सिस्टम में यदि पीडीएफ नहीं होगा तो हम ब्राउजर में पीडीएफ ओपन कर लेंगे। यदि हमारे सिस्टम में कोई वर्ड प्रोसेसर नहीं है, कोई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम नेट कनेक्शन तो है ना, हम गूगल पर जाएंगे, गूगल ड्राइव यूज करेंगे, तो जस्ट हमको लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट, हमारे पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जीमेल अकाउंट से हम लॉगिन करेंगे, वर्ड ओपन कर लेंगे, गूगल का वर्ड, एक्सेल, हमारा काम नहीं रुकने वाला है। ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। और आपका डेटा आप वहां पर सेव भी कर सकते हो अपनी आपकी ड्राइव में, लेकिन डेटा इतना ज्यादा होगा ये सब कुछ करते करते, जब मिलियंस ऑफ बिलियंस यूजर्स यदि किसी के पास हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क है, जहां पर आपको बिग डेटा एनालिटिक्स यूज करना पड़ेगा। डेटा हमारा क्लाउड के ऊपर है और उसको मैनेज करने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स यूज करना पड़ेगा। रिलेशन समझ आया? रिलेशन क्या है? Data is on cloud, service provider is cloud, what the managing entity is big data analytics. सुपरविजन कौन कर सकता है? बिग डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पर जो आपका बिग डेटा एनालिटिक्स है, वो एक एडवाइजर की तरह काम करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है, हेल्प, डिसीजन लेने में हेल्प करने का काम करता है। तो ये इनमें एक रिलेशन है। द डिफरेंस बिटवीन बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, यदि आप इनको डिफरेंशिएट करना चाहो तो कैसे करोगे? एक एक पॉइंट देखते जाइए तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। वैसे कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं है, बट फिर भी लोगों को लगता है कि बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग एक ही चीज़ है, इसलिए डिफरेंशिएट करना भी थोड़ा सा जरूरी है।
The difference between big data and cloud computing. Before discussing how the two go together, it's important to form a clear distinction between big data and cloud computing. Although they are technically different terms, they are often seen together in literature. मैं आपको बोला कि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, वो कंपैरेटिव स्टडी नहीं है, दोनों साथ में देखते हैं लिटरेचर में, लिटरेचर इन द सेंस बुक्स में, डिस्कशन में, या आपके साथ में होते हैं, बट इट बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स. ओके, वही हमने यहाँ पर डिस्कस किया. सो व्हाट इज बिग डेटा? So the big data, this simply refers to the very large sets of data that are output by variety of programs. This simply refers to the very large sets of data that are output by a variety of programs. It can refer to any of a large variety of types of data, and the data sets are usually for large to pursue or query on a regular computer. बिग डेटा हमने डिस्कस किया था, ये टर्मिनोलॉजी हमने कई बार डिस्कस किया. बिग डेटा क्या है? लार्ज सेट्स है, लार्ज डेटा सेट है, वही आपका है ना. और यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को हम से मैनेज करते हैं. द डेटा सेट्स आर यूजुअली फॉर टू लार्ज टू परस्यू और क्वेरी ऑन अ रेगुलर कंप्यूटर. तो वहाँ पर आपका जो है बहुत लार्ज है, आपको इनको फॉलो करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए रेगुलर कंप्यूटर पर आप बिग डेटा का यूज करते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑफिशियल डिस्कशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा? दिस रिफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ एनीथिंग इंक्लूडिंग बिग डेटा एनालिटिक्स ऑन द क्लाउड. द क्लाउड इज जस्ट अ सेट ऑफ हाई पावर्ड सर्वर्स. रिमेंबर, cloud is just a set of high powered servers from one of many providers. I discussed the concept of different data centers. They can often view and carry large data sets much more quickly than a standard computer cloud. So if you have a computer cloud, it means the storage in your server, storage in your CPU. So our cloud will provide services very fastly compared to your traditional computers. Okay. Essentially, big data refers to the large sets of data collected, while cloud computing refers to the mechanism that remotely takes this data in and performs any operations specified on the data. Whole term is understood. Finally, it's important to note that both big data and cloud computing play a huge role in our digital society. Exactly, we discussed that each and everywhere is big data. If we are ordering one food, then we see that big data is used, cloud computing is used. If we are going to book a cab, then we are saying that we are using cloud. Also, we are using cloud services. The two linked together allow people with greater ideas but limited resources. Exactly. We don't need any resource. We just have to borrow the services. Resources a chance at business success. They also allow established business to utilize their data that they collect but previously had no way of analyzing. So this is all about cloud computing and big data. I think that both things are very much understood. Now, the second term is predictive analysis. We'll discuss in short that. We'll also discuss in the next class that terminology. So predictive analysis in big data. You are हम लोग एक डायग्राम आप लोग देख रहे हो, हमने डिस्कस किया था एक एग्जांपल मैप रेड्यूस में, जिसमें हमने कहा था कि यदि हम हमारे पास एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में देखना चाहते हैं कि कौन से वर्ड सबसे ज्यादा बार यूज हुए, तो ये बेसिकली पैराग्राफ को एनालाइज करने के बाद ये बताया गया कि ये पैराग्राफ में बिग और डेटा सबसे ज्यादा टाइम यूज हुआ, देन एनालिटिक्स यूज हुआ, देन टेक्नोलॉजीज यूज हुआ और स्टोरेज यूज हुआ. मतलब ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी टेक्स्ट फाइल का
किसी टेक्स्ट फाइल का डेटा एनालाइज करके उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करके ये बताया गया कि वो टेक्स्ट फाइल बेसिकली बिग डेटा एनालिटिक्स एंड स्टोरेज के बारे में है। कैसे हुआ? वो पूरे पैराग्राफ को स्कैन किया, उसमें से वर्ड्स निकाले, वर्ड काउंट किया, और वर्ड काउंट जिसका ज्यादा है फॉन्ट साइज से उसके काउंट को मल्टीप्लाई किया और उसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। सिंपली ये क्या है? ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्यों है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस इसलिए बोला कि हम यहाँ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इस बारे में हो सकता है। जरूरी नहीं कि बिग डेटा के बारे में हो, बट ये नहीं कह सकते कि इसकी हेडिंग बिग डेटा ही होगी, बट हो सकती है बिग डेटा एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? एयरलाइंस में, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, सोशल डेटा, सोशल मीडिया से जो डेटा कलेक्ट हुआ, थर्ड पार्टी डेटा, आपके बैंक हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो सकती हैं, टेलीफोन हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है। यहाँ सब जगह प्रिडिक्टिव एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है और एक पूरा एक मैकेनिज्म है, इसको हम डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास दैट। So official definition of predictive analysis is